की छोटी बातों में फिर से आप सबका स्वागत है। आज चुनावी जंग के बारे में बात करेंगे कि आज जनता तंग है। 4-5 राज्यों में चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। हम लोगों को सूझबूझ कर, बहुत सोच समझ कर इसमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। और इन सब 5 राज्यों में से सबसे महत्वपूर्ण राज्य हमारा जो खुद का है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जैसे कहा जाता है दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। इसलिए जो खास करके अपने उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोग मौजूदा सरकार उनके कारनामों पर विचार करें, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, दूध का धुला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण सभी पार्टियों में है, कहीं प्रत्यक्ष या कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। जो दावा करते हैं दूसरों पे कि वो अपराधी, खुद उनके यहाँ बताते हैं 100 अपराधी हैं जो उम्मीदवार हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने हर चुनाव में भाग लिया, लेकिन मैंने किसी पार्टी विशेष को कभी वोट नहीं डाला। समय समय पर अलग अलग पार्टियों को मैंने अपना वोट डाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पार्टी के रूप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक देश के नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूँ। तो आइए मौजूदा सरकार के जो कारनामे हैं उस पर हम लोग पहले विचार करें। हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो पिछले 2 साल से मुद्दा रहा वो है कोरोना का। और सच में देखिए, मैंने भी 2 टीके अपने कराए और निःशुल्क कराए थे। मुझको कोई तकलीफ नहीं हुई। सरकारी अस्पताल में गए थे, एक पैसा नहीं लगा, फटाफट हमारे टीकाकरण हुए। और जो कहा जा रहा है कि 150 करोड़ लोगों को का निःशुल्क टीकाकरण हुआ, अच्छी बात है, उसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, सराहनीय कदम है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि इस कार्यकाल में गरीबों को अतिरिक्त राशन भी मुहैया कराया गया। हालांकि अब आगामी बजट में, अभी जो बजट है उसमें वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कहना है कि इन कठिनाई के दिनों में लोगों को राशन मिला है। कई कल्याणकारी योजनाएं भी हुई हैं, चाहे मकान बनाने का है, बिजली उपलब्ध कराने की, अच्छी चीज़ें हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अनेक राष्ट्र मार्ग बनाए गए, बड़े बड़े चौड़े चौड़े मार्ग बनाए गए। ये सराहनीय कदम है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ तक मेरा खुद का महानगर कानपुर है, हम देख रहे हैं कि मेट्रो चालू हो गया, ई बस सेवाएं भी चालू हो गई, जिससे राहगीरों को वास्तव में बहुत ही राहत मिली है। ये एक तरफ है जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। दूसरी तरफ हमको चिंता के कई एक और विषय है जिस पे हमको विचार विमर्श करना है, तभी हम एक संतुलित निर्णय पे, निष्कर्ष पे आप पहुंच सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसी कोरोना काल में एकाएक रातों रात आपने लॉकडाउन करा दिया बिना सोचे समझे, और जिस वजह से लाखों लोग अपने हजारों किलोमीटर पैदल चले, साइकिल चले। मैंने खुद अपने हाथों से देखा, कुछ आंखों से देखा, लोगों की मैंने मदद भी की थी। और कई ऐसे थे जो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। मालूम नहीं क्या सरकार ने क्या सोचा कि ताली बजाने से, घंटी बजाने से, थाली बजाने से ये बीमारी दूर हो जाएगी। अजीब सोच थी। खैर, बाद में सोचा कि अब खत्म हो गया, और हम लोग वैक्सीन तो बना रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे देशों को भेज रहे थे, ये सोच के कि हम लोग इससे अब मुक्त हो गए। और फिर जब दूसरी लहर आई, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, ना ऑक्सीजन था, ना डॉक्टर थे, और हम लोगों ने देखा कि पवित्र नदियों में किस तरह लाशें बही जा रही थी। तो ये कष्ट है। और आप किसी से पूछो भाई, हर एक कोई ऐसे परिवार नहीं है जिसके घर में या तो कोई मर गया या कोई बीमार रहा होगा। तो वाकई में भयावह स्थिति थी और शायद सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, जो हर एक के जुबान पे है, कमर तोड़ महंगाई। चाहे गैस सिलेंडर हो, डीजल हो, दाल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, महंगाई तो चरम सीमा पे आ गई है। और दूसरी तरफ जो सरकारी आंकड़े, मेरा नहीं,
84% लोगों की कमाई घट गई है। हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देखें सरकारी आंकड़े खुद बता रही है कि 84% लोगों की कमाई इस दरमियान घट गई है। उसी तरह बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। और जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, आपने लाख जरूर कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी के लिए, जैसे एक शिक्षक है, पहले इसका रेट था 4 लाख रुपए, आज मालूम क्या रेट है? 18 लाख रुपए उसी पद के लिए। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन दूध का दूल्हा है वो भाई? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। किसानों की बात, मैं किसान तो नहीं हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं किसान और उनके कानून के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जो प्रभावित लोग थे, यदि वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ हैं, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। एक साल बरसात में, गर्मी में, जाड़े में वो लोग सड़क पे खड़े रहे, पड़े रहे, और किसी को उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। तो सोचने को मजबूर करता है कि सरकार अनदेखी क्यों कर रही थी। जहाँ तक चीन की सीमा की बात है, आज तक किसी को हकीकत नहीं मालूम कितने लोग मरे, उनके कितने मरे, हमारे कितने मरे, और हमारी कितनी जमीन हमारे हाथ से चली गई है। और एक और गंभीर विषय, बोलने सोचने की आजादी हमसे छीनी जा रही है। यदि किसी ने जरा सा भी आलोचना किया, आपने उनको देशद्रोही कह दिया और उनके ऊपर रासुका जैसे कानून लगा दिए। 80-85 साल के लोगों को भी आपने जेल में ठूस दिया, और कुछ वैसे थे जो उसमें मर भी गए। नागरिकता कानून के लिए 2 साल पहले इतना हो हल्ला हुआ था। हमारे कानपुर में हमने देखा कितने लोगों को पुलिस की गोली के शिकार बने। हम उनके घर गए, सब गरीब लोग थे जो मारे गए। अमीर आदमी नहीं मरता इन चीजों में, गरीब आदमी मरता है। अब क्या हो गया नागरिकता कानून का? कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, भूल गए सब। लोकपाल की बात थी, लोकपाल का कोई जिक्र नहीं है। और तो क्या हो रहा है? उसी तरह मैंने एक और अनुभव किया, जब एक गरीब रिक्शा चालक था, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था। हम उनके घर गए थे, उनकी औरत उनके बच्चे को देखे, झोपड़ी में रह रहे थे बेचारा, खुद अपने पेट पालेगा, दूसरों का धर्मांतरण कराएगा। ये देखिए, इन चीजों को करने से कहीं विकास कभी नहीं हो सकता है। और इस समय जो सरकार बड़ी कोशिश कर रही थी दबाने का, वे पेगासुस, तमाम लोग इसके बारे में जानते नहीं। ये है क्या कि आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में सरकार घुस सकता है, जासूसी कर सकती है। अभी तक क्या था, रसोई में घुसा था कि आप क्या खा रहे हैं, फिर बिस्तर में घुस गया किससे आप किसके साथ सो रहे हैं, किससे आप शादी कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें सरकार की क्या भूमिका। लेकिन सबसे खतरनाक ये जो पेगासुस वाला, जो जासूसी वाला है, कि हर आदमी, चाहे राजनीतिक दल का कोई हो या सामाजिक क्रांतिकारी हो या कोई भी हो, तुम क्या सोच रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और उसमें ये भी है कि हम उसमें डाल भी सकते हैं, उसमें हैकिंग करके फिक्स कर सकते हैं, जो हम नहीं बोले हैं उसको भी हम जोड़ सकते हैं कि आतंकवादी से तुम जुड़े हो। तो ये वाकई में बहुत ही चिंता की विषय है। और एक और बात जिसके लिए सरकार तमाम बार कह रही है कि हमने गायों की रक्षा की, लेकिन यदि आप कहीं भी जाएंगे, सड़कों पे गाय और सांड चारों तरफ फैले हुए। यदि आप गांव में जाएंगे, यदि आप हाईवेज पे जाएंगे, सैकड़ों गाय और मवेशी आपको ऐसे सड़क पे रेंगते हुए दिखाई देंगे। खेतों में घुस रहे हैं, जंगल में घुस रहे हैं, वहां शेर बाघ उनके शिकार भी कर रहे हैं। इससे सबका नुकसान हुआ। मवेशियों का नुकसान तो है, किसानों का नुकसान है, और पशुपालकों का भी नुकसान है। तो मुझको जो लगता है कि सरकार की सोच जो है बहुत ही सकड़ा है। ये सारी चीज़ों को नाप तौल करके काम नहीं करती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक ही मारती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो खतरा है वो है जो धर्म के नाम पे हम लोग हिंसा और नफरत फैला रहे हैं। एक जन ने, आपने सुना है, उसने 80-20 के आंकड़े पेश किए कि हमारे साथ 80 लोग हैं, हमको 20 लोगों की ज़रूरत ही नहीं है।
क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पवित्र भूमि में 20% लोगों को हम दरकिनार कर सकते हैं? उनको उनसे कह सकते हैं हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमको तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, तो तू भाग जा यहाँ से? क्या ऐसे मुमकिन है? नामुमकिन है, और ये विस्फोटक है। हम लाख चिल्लाए सबका विकास, सबका विकास, लेकिन यदि आर्थिक विकास होता है और सामाजिक विस्फोट होता है, विनाश होता है, तो कोई विकास कभी इस प्रकार का नहीं हो सकता है। वो विनाश के ही रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, और अपनी बेशकीमती वोट डालने से पहले इस पर आप अवश्य मनन करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। मैंने एक नागरिक की हैसियत से आपसे बात की है, ना किसी पार्टी विशेष की ओर से। और सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।